टीवी 9 भारतवर्ष के इस पावरफुल पॉलिटिकल शो में आज जो मेहमान हमारे साथ हैं, उनके स्वागत के लिए हमें बाकायदा बादशाह सलामत की तरह मुनादी करनी होगी, क्योंकि उनकी निजी और राजनीतिक शख्सियत कुछ ऐसी ही है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं दिग्विजय सिंह एंड 5 एडिटर्स। बादब बामुलाइजा होशियार, राघोगढ़ की सियासत के राजा, कांग्रेस के मुकद्दर के सिकंदर, मध्य प्रदेश सूबे के पूर्व मुखिया, राज्यसभा सांसद, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के सारथी दिग्विजय सिंह और दिग्गी राजा टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में देश के 5 बड़े संपादकों और जनता के सवालों का जवाब देने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। मैं खड़ा हुआ ही ठीक हूं सर, आप लोग बैठे। अरे नहीं सर, प्लीज, दिस इज योर सीट, प्लीज टेक इट, प्लीज। अरे नहीं सर, आप प्लीज बैठे। दिग्विजय सिंह और कर्टियस कितने देखिए, वो कह रहे हैं कि अगर आप खड़े हुए हैं तो मैं बैठूंगा नहीं। ये उनके निजी जिंदगी के कुछ आयामों की सिर्फ शुरुआत है जो आप यहां देख रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये कहते हैं आप कैसे बरतते हैं, कैसे मिलते हैं किसी से, आपकी शख्सियत ये बता देती है कि आपकी परवरिश, शिक्षा, दीक्षा कैसी हुई है। और दिग्विजय सिंह कई बार अपने अंदाज में इसकी झलकियां देते रहते हैं। सबसे पहले तो यहाँ जो मौजूद हमारे एडिटर्स हैं, आज वो ग्रिल करने वाले हैं और दे आर गोइंग टू बी काइंड विद हिम, आई डोंट नो। लेकिन आज जो ये 5 एडिटर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी तारुफ आपसे करा देता हूं। हमारे साथ रशीद किदवाई साहब मेरे बिल्कुल लेफ्ट में यहाँ आप देख रहे हैं मौजूद हैं। राहुल देव सर, उनकी आंखें अभी से बहुत कुछ एलोक्वेंटली कह रही हैं, क्या कह रही हैं मुझे मालूम नहीं। राजगोपालन सर यहाँ पर मौजूद हैं। किन सवालों के साथ आज वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। विनोद सर किस तरीके की बातों के साथ यहाँ वो पहुंचे हुए हैं, कई चीजें उनके दिमाग में अभी से उमड़ घुमड़ रही हैं। राहुल सिन्हा क्या सोच रहे हैं, और इसके अलावा विनोद अग्निहोत्री जी, शंभुनाथ शुक्ला जी, पंकज झा भी कुछ बड़े गौर से अभी से सोच रहे हैं, और कुमार विक्रांत जो इस बीट को टीवी 9 भारतवर्ष के लिए कवर कर रहे हैं। आप देखिए इतनी जल्दी इतने सारे लोगों में कैसा प्रभाव दिखाई दे रहा है। ये होता है किसी ऐसे प्रभावपूर्ण शख्स का लोगों के बीच में मौजूद होना। कौन कौन से सवाल उनके लिए हैं ये आप लोग जानते हैं, तैयार रखिएगा। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं सर, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई अभी हाल में कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है। कमाल है, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। कांग्रेस किस तरीके से सत्ता के लिए अभी दिखाई दे रहा है कि संघर्ष कर रही है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ऑब्जर्वेशन फिट बैठता है क्या कांग्रेस के ऊपर? मैं हिंदी साहित्य का कभी छात्र नहीं रहा हूं, शायद दुष्यंत कुमार जी की कविता है ना। अभी तो प्रासंगिक इसलिए हो गई है सर क्योंकि ये उदाहरण देकर कहा गया है। जी हाँ, यही दुष्यंत कुमार जी कविता से जो नरेंद्र मोदी जी ने कुछ अंश लिए हैं, उनके साथ भोपाल में क्या शुरू हुआ उनका जरा पता लगा लीजिए। उनका मकान तोड़ा गया और हर तरह की असुविधा उनके परिवार के लिए दी गई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उनकी उस कविता से उन्होंने उसका अंश लिया। सर लेकिन ये प्रधानमंत्री लोकसभा में अगर सीधे सीधे कहते हैं तो क्या ये कांग्रेस की आज की दशा के विषय में वो कह रहे हैं? क्या वो तारीफ करेंगे हमारी? आप क्यों उम्मीद करते हैं? वो कह रहे हैं कि 3 राज्यों में सरकारें हैं, 55 सीटें लोकसभा में लाने के लिए परेशान होना पड़ता है, और ऐसे में तो वाकई ज़मीन नहीं है और फिर भी इनको यकीन नहीं है। देखिए, हम कोई ज़मीन तलाशने कहीं नहीं जा रहे हैं। हमने इस देश में जो हालात हैं उन परिस्थितियों को समझते हुए एक निर्णय लिया पार्टी ने कि हमें कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलना है। महंगाई बढ़ नहीं रही है क्या? अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही है? अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। मध्यम वर्गीय परिवार, आज ये बड़े छात्र यहाँ बैठे हुए हैं, ज़रा इनसे भी पूछ लीजिएगा कि फीस इनकी बढ़ती जा रही है। परिवार में किस तरह से इन्होंने, इनके माता पिता इनका परिवार चला रहे हैं। मैं अभी इनके पास और साथ में मुझे पूरा करने दीजिए, साथ में बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। एजुकेशन लोन ले लिया, डिग्री हासिल कर ली, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। नोटिफिकेशन होता है,
पेपर आउट हो जाता है, पेपर आउट हो जाने के बाद निरस्त हो जाता है। इसके साथ साथ जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद फैलाया गया है, हम लोग इस भारत के संस्कार, संस्कृति और सनातन परंपराओं को भूल रहे हैं। वो सनातन धर्म जिसने पूरे विश्व को एक कुटुंब माना, सभी धर्मों का सम्मान करना हमारा सनातनी परंपरा है, वहाँ आप फर्क डाल रहे हैं, लोगों में नफरत फैला रहे हैं। तो हम लोगों ने कोई ज़मीन तलाशने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं की थी। लोगों के मन में जो डर, आतंक जिस प्रकार का बैठ गया था, उससे उनको निकालने के लिए, उनको हिम्मत दिलाने के लिए कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हमने ये यात्रा की थी। उन्होंने एक बात और कही, प्रधानमंत्री की ही बात मैं कोट कर रहा हूं कि उनके हाथ में कीचड़ था और मेरे हाथ में गुलाल। जिसके हाथ में जो था उसने दिया वो उछाल। जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही कमल खिलेगा। मतलब यह कि कांग्रेस का कोई भी मुद्दा जनता से नहीं जुड़ पाता और इसीलिए हर मुद्दे को साजिश की तरह देखा जाता है। जनाब, उन परिवारों से जरा पूछिए जिनके वर्षों तक जेल में बंद हैं, चार्जशीट दी नहीं गई है लेकिन जेल में बंद है, जमानत हो नहीं रही है। ऐसे ऐसे लोग जिनकी समाज सेवा का रिकॉर्ड है। भीमा कोरेगांव प्रकरण के अंदर 17 समाज सेवी, जिसमें सुधा भारद्वाज जी, जो कि IIT ग्रेजुएट कानपुर की, इन्होंने अपनी यूएस सिटीजनशिप, जिसके लिए लोग सब कुछ करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, उन्होंने यूएस सिटीजनशिप क्यों छोड़ी? क्योंकि छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के बीच में वो काम करना चाहती थी। उनको जेल में बंद कर दिया, 3 साल तक चार्जशीट नहीं दी गई। उन पर कीचड़ किसने उछाला? कि हम लोगों ने उछाला। राजगोपालन सर के पास मैं जाता हूं और उनके मन में क्या इस समय जिज्ञासा है आपसे बात करने के लिए, उनसे जानता हूं और फिर मेरे जो सवाल है वो लेकर वापस आपके पास लौटता हूं। सर प्लीज। दिग्विजय सिंह साहब से ये पूछना है, राजस्थान का चीफ मिनिस्टर ने पुराना बजट पढ़ रहे हैं, ये क्या चीज है? आपने भारत जोड़ो बोल रहे हैं, उधर तो पुराना चीज निकाल रहे। क्या निकाला? ही रेड ओल्ड बजट एंड राजस्थान पूरा खत्म हो गया। पिछले साल का बजट पढ़ने लग गए, पुराना लग गया। उसको बारे में कांग्रेस क्यों जोड़ रहे नहीं है? आपने तोड़ रहे कांग्रेस का उसको काम। कम से कम दिग्विजय सिंह साहब, आपको बड़ा कास्ट मित्र है, राजस्थान फिर सत्ता में शायद आएगा गएगा अलग बात है, लेकिन पुराना बजट बात करने के लिए क्या है? वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहा। आपने 10 साल चीफ मिनिस्टर था, आपने कभी पुराना बजट पढ़ोगे राजस्थान असेंबली में? वो हटाने की वकालत कर रहे हैं। नहीं, हटाओगे नहीं हटाओगे ये पूछ रहे हैं। नहीं, रशीद ने ठीक बोला, हटाना चाहिए। बात यह है, कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री ना आप बनाते ना मैं बनाता। नहीं, बजट तो पुराना बजट पढ़ रहा है। आप सुन लीजिए, विधायक दल का नेता कौन चुनता है? आप चुनते हैं, मैं चुनता हूं। सुन लीजिए, आई एम कमिंग टू दैट। विधायक दल का नेता चुना किसने? वहां के विधायकों ने चुना। अब विधायकों को तय करने दीजिए कि नया बजट पढ़ा कि पुराना बजट पढ़ा। नहीं, विधायक ने बोला पुराना बजट पढ़ो करके। ये कितना अपमान है इस देश का। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए क्या गलती, निर्मला सीतारमण पढ़ेगी, आप छोड़ोगे उसको? सबसे पहली बात तो यह है कि मुझे वाकई में मैं अनभिज्ञ रहा इस मुद्दे के, इसलिए मैं जानकारी नहीं लेके आया, लेकिन किस कारण से हुआ ये जांच का विषय है। नहीं, मैं ये कह रहा, आपने बहुत मुश्किल से भारत जोड़ो यात्रा किया है, लेकिन आपको साथी लोग तोड़ रहे हैं, वही पूछ रहे मैंने आपसे। इसमें विनोद सर को जोड़ना चाह रहे हैं। आ रहा हूं रशीद सर, आ रहा हूं। इसका लेना देना कोई भारत जोड़ने से है ही नहीं, जिसका आप कह रहे अभी देखो मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्या हालत है, महाराष्ट्र सर आ रहे हैं, उस पे आ रहे सर, पूरा पेपर आप शुरू में ही खोल रहे हैं। कांग्रेस हालत क्या है? आप कांग्रेस जोड़ा नहीं है, फिर भारत जोड़ो बोल रहे हैं। ठीक है, आप ऐसा करिए ना, चुनाव आप ऐसा है, चीफ मिनिस्टर को ऊपर एक्शन लेंगे नहीं लेंगे? आप ये बात तो मानते हैं इस देश में महंगाई है कि नहीं है? नहीं, महंगाई तो है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, देखिए आपका राजस्थान बजट लीक हो गया नहीं हो गया ये बताना। ऐसा है, मैं आपसे क्या प्रश्न अपनी बात नहीं कह सकता? नहीं, बाकी लोग बात कर। नहीं, मैं आपसे कोई बात नहीं कह सकता क्या? इतनी तो मुझे इजाजत दे दीजिए, बड़ी कृपा होगी। माय क्वेश्चन इज कि भारत जोड़ो यात्रा चली, बहुत लोगों ने चर्चा में रही कांग्रेस पार्टी, और उससे पहले आप स्वयं चर्चा में रहे। आपने नर्मदा यात्रा की,
लेकिन आप वैसे भी चर्चा में आ जाते हैं। देखिए, आपकी साधना की मैं कदर करता हूं कि कोई आदमी, किसी ने साधना की होगी कि जो इतना लंबा चल सकता है, लेकिन आपकी जो शब्द साधना है वो कभी कभी आड़े आ जाती है कांग्रेस पार्टी के। मिसाल के तौर पे मुझे लगता है कभी कभी कि आपका जो पॉलिटिकल स्टाइल है वो अर्जुन सिंह जी की तरह है, लेकिन वो दूसरी युग की पॉलिटिक्स थी और ये अब समय बदल गया है। और जिस तरह से आप भावावेश होकर कुछ मुद्दे उठाते हैं वो आपकी पार्टी को लगता है कि वो उसको नुकसान पहुंचा सकती है। और क्या वो जो कमेंट आपके बारे में राहुल गांधी ने किया कि उसने वर्ड इस्तेमाल किया रिडिकुलस, तो उस पे आपको क्या कहना है? विनोद जी, आपके और हमारे 30-35 साल के संबंध है और आप अर्जुन सिंह जी का समय भी आपने देखा है और मेरा कार्यकाल भी देखा और अब का देख रहे हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं अर्जुन सिंह जी के शिष्य के रूप में मैंने उनसे राजनीति सीखी। मैंने जो कुछ भी कहा, हो सकता है कि मेरी पार्टी में उसमें कुछ ऐतराज हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन मैंने हमेशा से डिफेंस सर्विसेज का पूरा सम्मान किया है। मैं जब मुख्यमंत्री था, एक्स सर्विसमैन के लिए मैंने नौकरियों में आरक्षण दिया, जिस आरक्षण को मौजूदा मुख्यमंत्री भाजपा के शिवराज सिंह चौहान ने समाप्त कर दिया। उसके बारे में क्यों मीडिया चुपचाप बैठती है? मेरा प्रश्न क्या था? मेरा प्रश्न सीधा सा था कि सीआरपीएफ के जवानों को डीजी सीआरपीएफ ने एयरलिफ्ट करने के लिए रिक्वेस्ट की, निवेदन किया, मना कर दिया गया। क्यों मना कर दिया गया? नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2, पुलवामा सबसे ज्यादा आतंकवादियों से प्रभावित क्षेत्र, वहां मैं खुद वहां पे 2 बार जा चुका हूं। अभी इस बार तो हम पैदल चले उस पुलवामा के अंदर, और जहां ये घटना हुई राहुल जी ने जाके वहां फूल चढ़ाए। आप देख सकते थे कि वहां अपार भीड़ इकट्ठी हुई और वहां पर ऐसे सेंसिटिव स्थान पर भी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही थी? एक स्कॉर्पियो गाड़ी आती है और सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो जाते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी का फेलियर इसमें है कि नहीं है, यह मेरा प्रश्न था। और अगर इंटेलिजेंस फेलियर था तो किसका फेलियर था, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नंबर 3 यह है कि आपने इधर दुर्घटना हुई, हादसा हुआ, उसके बाद आपने अनाउंस कर दिया 300 किलो आरडीएक्स था। भाई, जब ब्लास्ट हो गया तो आपको यह कैसे मालूम पड़ा कि उसमें 300 किलो था? ये मेरे प्रश्न थे, इसमें क्या गलत था? ठीक है, अब ये, लेकिन उनका सवाल जो था सर वो ये था कि आपने जो कहा उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए आपने बातें भी रखी, लेकिन आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता ही आपकी बातों को ओन नहीं करते कि आपकी शब्द साधना में कहीं कोई समस्या रहती है। लेकिन उससे पहले सर जरा मैं ये दिखा देना चाहता हूं क्या कहा गया था असल में, एक फोटो दिखाकर सदन के अंदर, और फिर उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कुछ और फोटोग्राफ्स दिखाकर। राहुल गांधी ने एक फोटोग्राफ दिखाई और ये पार्लियामेंट के भीतर हुआ। वो फोटो क्या थी, और उसके बाद कुछ एक फोटोग्राफ्स और हैं जो उसमें काउंटर सवाल पूछते हैं। ये वो तस्वीरें देखिए जरा, यहां पर वो तस्वीर दिखाई जा रही है और यहां कौन कौन है? यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं और उधर कौन दिखाई दे रहे हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, गौतम अडानी दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर दिखाकर कुर्बत बताने की एक यहां पर कोशिश है, ये बताते हुए कि देखिए अंदर खाने ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये देख लिया आपने, जरा देख लीजिए एक बार फिर से। दिग्विजय जी, आपको भी दिखाई दे रहा है नहीं? जी जी। और अब जरा देखते हैं वो तस्वीरें, अगर तस्वीरें ही कुछ बताती हैं और किसी का किसी के साथ दिखाई देना ही तस्वीरों में बहुत कुछ बताता है, तो इन तस्वीरों में क्या है जरा वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां रॉबर्ट वाड्रा दिखाई दे रहे हैं, ये गौतम अडानी है। यहां पर शशि थरूर दिखाई दे रहे हैं और ये गौतम अडानी। यहां पर देख लीजिए, यहां पर ओमन चांडी हैं और उनके साथ गौतम अडानी दिखाई दे रहे हैं। अशोक गहलोत यहां पर देखिए, और
साथ में गौतम अडानी है और ये सोनिया गांधी, ये देखिए इस जगह से बाहर आती हुई नजर आ रही हैं। और यहां निशान देखिए किसका है, ये एक चार्टर्ड प्लेन है और ये निशान एक कंपनी से जुड़ा हुआ है, ये भी कुछ कहता है। तो क्या ये तमाम तस्वीरें, अगर तस्वीरें वहां दिखाई गई थी तो क्या ये तस्वीरें ही उस सवाल का जवाब हैं? दिग्विजय जी, आपने तस्वीर में जिस आरामदेह कुर्सी पे बैठ के उस पोस्चर में प्रधानमंत्री जी बैठे उसका उल्लेख नहीं किया। दिखा दीजिए फिर से, एक बार फिर से दिखाइए वो तस्वीर और उसके साथ की बाकी तस्वीरों को भी। क्या वहां पर आप देखिए क्या तो बाकी जगहों पर नहीं, पहले वो दिखाइए। अच्छा, यहां पर भी देख लेते हैं पहले। यहाँ पे फॉर्मल है। अच्छा, यहाँ फॉर्मल, ये दिखाइए। आइए ना दिग्विजय जी, थोड़ा और वहां अगर आपको मंजूर हो तो वहां नहीं, मैं यहीं से देख लेता हूँ। अच्छा, ये अब आप देखिए वो पोस्टर देखिए जरा, कितना आराम तलब बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री बैठे। ये इक्वेशन की बात है। अच्छा, ये पर्सनल इक्वेशन की बात। अब क्या बाकी तस्वीरों में भी कोई इक्वेशन दिखाई देता है? बाकी की तस्वीरें देखते हैं, ये फॉर्मल है। अच्छा, अब जरा बाकी की तस्वीरें क्या पूरे तौर पर फॉर्मल कही जा सकती हैं? निश्चित। और इसी में क्या वो जो आप कह रहे हैं कि बेतकल्लुफ अंदाज नजर आ रहा है, क्या वो उसमें नजर आ रहा है? ये दूसरी तस्वीरें देखते हैं, ये वाली तो हमने देख ली। अब जरा देखिए, क्या ये ठहाके लगाते हुए तस्वीरें, ये देखिए, ये इतने ये चीफ मिनिस्टर साहब को गुलदस्ता दे रहे हैं गौतम अडानी जी। ये प्राइम मिनिस्टर, ये अशोक गहलोत जी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके साथ फॉर्मली बैठे हुए हैं। शशि थरूर साहब, उनकी मित्रता कैसी है क्या नहीं वो आप जाने, वहाँ वो भी एक फॉर्मल तरीके से बैठे हुए बातचीत हो रही है। ठीक है, अब मैं इसको आराम तलब से कोई बैठने वाला कोई क्वेश्चन है क्या? पॉइंट को सब्सक्राइब कर रहे हैं क्या, या एडिटर सब्सक्राइब कर रहे हैं क्या रशीद सर? ये बॉडी लैंग्वेज का मामला है जी। दिग्विजय सिंह जी, देखिए आपने देखा था वो हर्षद मेहता का एक मामला आया था 1992 में नरसिम्हा राव के समय, और उसको विपक्ष ने कितना बढ़ा करके कितना तूल दिया था, और नरसिम्हा राव जी खुद कितने उस वजह से संकट में आए थे। क्या वजह है कि कांग्रेस तमाम मतलब मसाला या चीज़ों के होने के बावजूद जो है जनता के बीच इस बात को ढंग से नहीं पेश कर पा रही, या प्रधानमंत्री या गौतम अडानी किसी को भी उस तरह से कटघरे में नहीं खड़ा कर पा रही है? आपने पहले जो अपने शुरुआत के दौर में भी कहा था कि कांग्रेस मुद्दों को, लेकिन हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में लखीमपुर का मामला हो या जितने मामले, आप ये कह रहे हैं मुद्दे होते हैं, कांग्रेस उनको बुना नहीं पाती है। इसके क्या कारण है? ऋषिकेश भाई साहब, हर्षद मेहता के प्रकरण में जेपीसी हमने अनाउंस किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? प्रेशर में आके किया जी। नहीं, किस प्रेशर, नो प्रेशर। आज जब हर्षद मेहता के शेयर मार्केट के घपलों में जेपीसी बन सकती है, तो आज ग्लोबल शेयर मार्केट स्कैम में क्यों नहीं बन सकती? मैं तो अगर मेरी बात माने प्रधानमंत्री जी, मैंने अपने भाषण में भी कहा है कि आप में साहस होना चाहिए। अगर आप निर्दोष हैं, अगर कहीं दाल में काला नहीं है, तो जेपीसी अनाउंस कर दीजिए। जेपीसी में मेजॉरिटी तो बीजेपी के सदस्यों की रहेगी, रिपोर्ट आपको जो बनवाना बनवा लीजिएगा, लेकिन जेपीसी अनाउंस करने में क्या जा रहा है आपका? अब पूरे विश्व में यह स्कैम की चर्चा है। ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भाई ने इस्तीफा क्यों दे दिया? क्योंकि वो उस कंपनी में डायरेक्टर थे जिनको अडानी जी के इन्वेस्ट किया हुआ था। पूरे विश्व में जांच हो रही है, फ्रांस ने मना कर दिया, अमेरिका के डाउ जोन्स ने मना कर दिया, पूरे विश्व में चर्चा हो रही है हिंडनबर्ग रिपोर्ट की, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के किसी व्यक्ति के और सेबी जैसा जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसका आज तक एक बयान तक नहीं आता। सर, इस पे विनोद जी है कि नहीं है? आइए देखें जरा वो क्या कहना चाहते हैं विनोद जी। दिग्विजय सिंह जी, जो मुद्दा राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाया, आपने राज्यसभा में उठाया, मैं आपकी स्पीच सुन रहा था, क्या इस मुद्दे को आप लोकसभा चुनाव तक जो है इसको प्रमुख मुद्दा बना के ले जाएंगे, या जो मुद्दे यात्रा में उठाए गए उनको लेके जाएंगे? कोर मुद्दा कांग्रेस पार्टी का क्या होगा इलेक्शन में? जहां तक ये मुद्दा है, ये उन्हीं के हित में मैं बात कर रहा हूं और अडानी जी के हित में भी मैं बात कर रहा हूं कि आप इसमें जेपीसी को होने दीजिए, इसको रोकिए मत। जेपीसी को होने देना चाहिए, दिग्विजय जी कह रहे हैं, और साथ में आपकी बातों का जवाब मिला होगा। महंगाई हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, तो क्या ये गौण मुद्दा होने वाला है? क्या अडानी मुद्दा गौण मुद्दा होगा? इस पर मैं लौटूंगा, लेकिन उससे पहले राहुल सिन्हा कुछ कहना चाहते हैं। मेरा एक सवाल दिग्विजय जी ये है, पहले मैं आपसे पूछता हूं और फिर राहुल जी।
मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये कहा जाता है कि गौतम अडानी की संपत्ति 2014 में देखिए कितनी थी और उसके बाद देखिए 609वीं पोजीशन से वो कहाँ पहुंचे। और इसी के काउंटर में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 2004 से 2014 के बीच में रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति में क्या इजाफा होता है, उसकी बात भी कर लेनी चाहिए। देखिए, जहां तक रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति की बात है तो जांच करिए ना, कौन रोकता है? सरकार आपकी है, करिए जांच। एक दूसरा, एक रेशियो होता है जिस पर कि शेयर प्राइसेस यूजुअली डिपेंड करती हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो ही हर शेयर की प्राइस डिटरमिन करता है। यूजुअली अमूमन तौर पर 30 to 40 का रेशियो एक एवरेज माना जाता है। अडानी गैस और अडानी ग्रीन का 30 to 40 का रेशियो के बजाय 400, जहां कोई कैश फ्लो नहीं है लेकिन शेयर प्राइस बढ़ती जा रही है, जिसका उल्लेख राहुल गांधी जी ने रघुरामन जी के साथ किया कि हमारे लोकसभा पार्लियामेंट में सिक्योरिटी के अफसर से पूछा क्या हाल है, उनका साहब बड़ा मजा आ रहा है कि अडानी जी का शेयर खरीद रहा हूँ, खूब कमा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था, मैं कहा भाई संभल के करना, ये जो बबल है ना बुदबुदाई फूटेगा ये उन्होंने आज से 1 महीने पहले रघुराज रामन जी के साथ बैठ के कह दिया था कि बबल बर्स्ट होगा, क्योंकि ये हाईली इन्फ्लेटेड है, कैश इनफ्लो हो नहीं रहा है और प्राइसेस बढ़ती जा रही है। आखिर ये पैसा किसका है, इसकी तो जांच होना चाहिए। कौन का पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, बस्ट हुआ, जांच होनी चाहिए और हमारी जांच भी कर ली जाए, हमारे लोगों की जांच भी कर ली जाए। रोका किसने? सरकार उनकी है। राहुल सर, मैं सवाल तो आपसे पहले पूछना चाह रहा था कश्मीर को लेकर के, आपके बयान को तो रेडिकुलस कह दिया गया, लेकिन राहुल गांधी ने कह दिया था वहाँ पर कि बाहर के लोग आ रहे हैं वहाँ राज कर रहे हैं, बाहरी लोग आ रहे हैं वहाँ पर व्यापार कर रहे हैं। ये बाहर के लोग कौन है कश्मीर में, मैं पूछना चाह रहा था। उसके बाद मैं अडानी पे ज़रूर आऊँगा आपके पास पे, लेकिन वो ज़रूर पहले पूछना चाह रहा हूँ। आपने आर्टिकल 370 और 35A में क्या बुनियादी अधिकार कश्मीर के लोगों को मिल रहे थे? कश्मीर में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। कश्मीर के लोगों को ये एडवांटेज मिल रहा था, स्पेशल केस मिल रहा था कि उसमें बाहर का आदमी वहाँ पर ज़मीन नहीं ले सकता और नौकरी नहीं पा सकता। ऐसे अनेक उदाहरण है राज्यों के जहां 371 का में अलग अलग राज्यों को अधिकार मिला हुआ है, कोई केवल कश्मीर के लिए नहीं था। अभी पिछले 2 साल पहले यूपीए की सरकार में खड़गे जी ने जो पुरानी हैदराबाद स्टेट थी उसके 6 जिले जो कर्नाटक मिल गए थे उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में लिया। तो ये कोई नई बात नहीं है, केवल कश्मीर के लिए नहीं थी। लेकिन आज मैं जब वहां पे हम चल रहे थे पैदल, कई लोग मुझसे, जम्मू के हिंदू लोगों ने आके मुझसे कहा, जम्मू के हिंदू लोगों ने कि साहब हमारा तो यहाँ पे धंधा करना मुश्किल हो गया है, हमारी जमीनें बाहर के लोग खरीद रहे हैं, हमारी नौकरियां बाहर के लोग ले रहे हैं। ये किसी मुस्लिम ने मुझसे नहीं कहा है, जम्मू के हिंदुओं ने मुझसे कहा है। ये उनमें नाराजी है। तो आप भी मान रहे हैं कि हम लोग बाहर के लोग हैं कश्मीर में? नहीं, मैं नहीं मान रहा हूं। वो तो 35A में जो एडवांटेज उनको मिल रहा था, तो वहां के कश्मीर के लोगों से ही बात करने पर उन्होंने मुझसे कहा, ये मेरे शब्द नहीं है। और यही कारण है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का जो बयान था, मैं समझता हूं कि सबसे बेहतरीन बयान था कि इस देश कश्मीर की समस्या का दूर करने का केवल 3 बिंदु हैं: जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत। कश्मीरियत क्या है? कश्मीर के लोगों की जो भावना है, जिसकी वजह से सन 20 के दशक में तत्कालीन महाराजा ने यह प्रोटेक्शन दिया था, कोई शेख अब्दुल्ला साहब ने नहीं दिया था, ये महाराज हरि सिंह ने ही वहाँ के लोगों को ये प्रोटेक्शन दिया था, क्योंकि बाहर के बहुत सारे लोग वहाँ बसना चाह रहे थे, अंग्रेज लोग बहुत जाना चाह रहे थे।
तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए उन्होंने ये लागू किया था 20 के दशक में, जिसको कि बाद में 35A के रूप में डाला गया। तो कांग्रेस का स्टंट सर्विस मुझे बता दीजिए, 370 पर अब आप लोग खिलाफ में हैं या फिर? हम लोग 370 के बारे में अब इसलिए बात नहीं करेंगे, वो बात खत्म हुई। आपसे मेरा मतलब है बीजेपी हमेशा इस बात को लेके आती है, हमको 370 आए ना आए उसमें चिंता नहीं है, हमको इस बात की चिंता है कि कश्मीरियत कायम रहना चाहिए। 370 की नहीं, कश्मीरियत कायम रहना चाहिए। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक वाली बात पर एक बार फिर से घूमकर लौटेंगे। वो इसलिए कि दिग्विजय जी ने जो कहा, वो कहते हैं कि उनके मुताबिक उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए उनके पास बातें हैं, तो फिर उनकी पार्टी को तो इस पर एतबार करना चाहिए। उन्होंने क्या कहा था, आइए जरा सुनते हैं, और फिर उसके बाद क्या कहा गया था सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, राहुल गांधी ने क्या कहा था वो भी सुनेंगे। लेकिन पहले दिग्विजय सिंह। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी ने कहा, उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है, अगर आर्मी कुछ करे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं, और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। मैं डिफेंस सर्विसेज के बारे में इतना कहूंगा, हम उन पर कोई शंका नहीं कर रहे हैं। उनको जो टारगेट दिया गया उन्होंने टारगेट पर वार किया, उनको मैं बधाई देता हूं। लेकिन जो कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में है उसको तो क्लैरिटी के लिए मेरा पूछना मेरा हक बनता है, और मैं आज भी उससे कायम हूं। तो मैं ये पूरे सम्मान और विनम्रता से आपसे जानना चाहता हूं कि क्या उसके बाद आपकी राहुल जी से या राहुल जी की आपसे कोई बात हुई? अनेक बार। इस संदर्भ में? हर संदर्भ में। तो आपने उनको ये कहा कि आपने जो भी कहा हो, लेकिन मैं अपने कहे हुए पर कायम हूं और मैं कायम रहूंगा? ये बात उनको मालूम है। शंभुनाथ शुक्ला जी, एक मिनट सर्जिकल स्ट्राइक। जी दिग्विजय जी, क्या कारण है कि आपकी पार्टी के नेता, आप पब्लिक लाइफ में हैं, आप पब्लिक लाइफ में हैं, हाँ। आपकी पार्टी के नेता खुद कह रहे हैं कि ये उनके निजी विचार हैं। हाँ। तो निजी विचार क्या पब्लिक मंच पे शेयर करे जा सकते हैं? यानी आप क्या आपके जो निजी विचार और राजनीति से संबंधित हैं, तो वो आप पब्लिक मंच पे इस तरह से शेयर कर सकते हैं? मैंने हमेशा कहा है, ये कोई भाजपा नहीं है, कोई आरएसएस नहीं है, जो ऊपर जो कह दिया उसको नीचे तुमको मानना पड़ेगा। लोकतांत्रिक स्वरूप है कांग्रेस पार्टी का। आपने कांग्रेस का इतिहास पढ़ा होगा, क्या आज़ादी के पहले की आज़ादी की लड़ाई में क्या मतभेद नहीं थे विचारों के? थे। सुन लीजिए, आज भी हमारे पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और हम अपने अपने विचार रखने का हक रखते हैं। तो अनुशासन अगर होता है ना, तो आज मेरे जीवन में मुझे 50 साल हो गए होने आए अब कांग्रेस में, एक बार भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का नोटिस मुझे नहीं दिया पार्टी ने। लेकिन आपके बारे में ऐसा कई बार हुआ कि ये कहा गया ये उनके निजी विचार हैं। ठीक है, तो ये आपके बारे में क्यों होता है? कई बार तो ऐसा लगता है कहीं जैसे भाजपा का एक हिंदुत्व है, कहीं आपका कोई छद्म हिंदुत्व तो नहीं है जो कुल मिला के उन्हीं को फायदा पहुंचा रहा हो? देखिए, छद्म हिंदू जो है ना, आप मेरा अपमान कर रहे हैं कह के। नहीं, सुन लीजिए, नहीं, मेरी आपत्ति, घोर आपत्ति है। छद्म हिंदू आप मुझसे कहा, मुझे घोर आपत्ति है एडिटर महोदय, उसको आप एक्सपंज करिए। छद्म हिंदू का सर्टिफिकेट कैसे दिया जाएगा और हिंदू का कैसे दिया जाएगा? सुन लीजिए, मुझे घोर मैं पूछता हूं आपसे, क्या आपने नर्मदा जी की यात्रा की है? क्या एकादशी की आप व्रत करते हैं? क्या गुरुवार का आप व्रत करते हैं? मेरे घर में 7 मंदिर हैं। सुन लीजिए मेरी बात, और 7 मंदिरों पे 4 जगह मेरे यहाँ दीप जलते हैं, और आप मुझे छद्म हिंदू कह रहे हैं? मुझे एतराज है आप पर एडिटर साहब, मुझे गहर एतराज है इन पर। मैं आपको छद्म हिंदू नहीं बोल रहा। बिल्कुल कहा है आपने। मैंने कहा छद्म हिंदुत्व शब्द इस्तेमाल किया है, दोनों में फर्क है। नहीं, किसने किया है? बहुत फर्क है। किसने किया है? आपने किया है। हाँ, मैंने कहा। तो मुझे आपत्ति उससे है। क्यों आप ऐसा करते हैं जिससे फायदा बीजेपी को पहुंचता है? ये देखिए, मुझे घोर आपत्ति, प्लीज। छद्म हिंदू और छद्म हिंदुत्व, वो कह रहे हैं कि दोनों के बीच का फर्क समझिए।
मैं छद में हिंदू आपको नहीं कह रहा हूँ। इन्होंने देखिए आप इनको नहीं, मैं वो जो कह रहे हैं अभी कहा उन्होंने, आप क्या कह रहे हैं सर, एक बार स्पष्ट कीजिए। प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपने जो कहा वो स्पष्ट कीजिए। मुझे घोर आपत्ति है, मुझे घोर आपत्ति है इस बात की, हिंदुत्व शब्द मुझे घोर आपत्ति इस बात की है। विजय जी, आपने मेरा अपमान मैं किया है। आपका बहुत सम्मान करता हूं, चुनौती देता हूं आपको, आप सुन लीजिए मेरी बात, मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे। मैं आपकी नर्मदा यात्रा से प्रभावित हुआ था दिग्विजय जी। आपके बारे में ये लगता है, छद्म हिंदुओं को लगता है। मैं आपकी नर्मदा यात्रा अगर से आप बहुत छद्म प्रभावित हिंदुओं हुआ को था। भाजपा की कह रहे तो मुझे एतराज नहीं है। अरे मैं आपकी नर्मदा यात्रा से प्रभावित हुआ था। मैं खुद बाकायदा शंकराचार्य से मेरी बात होती थी कलकत्ता में, और मैं आपसे प्रभावित था। मैं आपके साथ, आप जब मुख्यमंत्री थे तब भी मुझे अच्छा लगता अगर था। आपने लेकिन आप को लिए कहा तो मुझे एतराज नहीं है। आप कोई बात नहीं, मेरी सर्टिफिकेट कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैं छद्म हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ। आप जो कई बार एकदम से एक्सट्रीमिस्ट तरह बोलने लगते हैं, उसका फायदा बीजेपी उठा लेती है। देखिए बात ये है क्योंकि भाजपा के पास मीडिया है, हमारे पास उतना नहीं है। ये कोई बात नहीं सर, आप मीडिया में ही तो बैठे हुए हैं अभी। इसलिए मैं कह रहा हूं, मीडिया में ही बैठ के अपनी बात कह रहे हैं सर। इसलिए मैं कह रहा हूं, मीडिया में ही बैठे हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, पहली बात तो ये है, मतलब क्या पहली बात तो ये हिंदुत्व शब्द कहां से आया, उसका ओरिजिन सुन लीजिए। हिंदुत्व शब्द कहां से आया, मैं आपसे पूछता हूं। मैं कहता हूं हिंदुत्व एक फर्जी शब्द है। फर्जी शब्द है ना, ये कहां से आया? ये मुझे इससे कोई वास्ता नहीं, मेरा वास्ता है। मैं बता दूं, ये सावरकर जी ने इस शब्द का इजाद किया। मैं सर यहाँ करीब होकर शायद ज्यादा अच्छे से समझ पाया कि उन्होंने क्या पूछा है। उन्होंने ये पूछा है कि आप प्रकारांतर से भारतीय जनता पार्टी की मदद क्यों कर देते हैं अपने स्टेटमेंट से। मैं ठीक कह रहा हूं? ये आपको गलतफहमी है, ये आपको गलतफहमी है। मैं हमेशा से अपनी बात पर कायम रहा हूं, और जब मैंने कोई बात कही है, मैंने आज तक अपना स्टेटमेंट वापस नहीं लिया है। पहली बात तो ये, मैं हमेशा से एक मानने वाला, सनातन धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति रहा हूं। स्वर्गीय मेरे गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, मैं उनका दीक्षित शिष्य रहा हूं, और मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं। सुन लीजिए, लेट मी फिनिश। हिंदुत्व का कोई लेना देना हिंदू धर्म से है ही नहीं। मैं चुनौती के साथ इस बात को कहता हूं। एक दूसरा, लोगों को गुमराह किया जा रहा है धर्म के नाम पर, लोगों को ठगा जा रहा है कि तुम महंगाई को बर्दाश्त करते चले जाओ, तुम बेरोजगारी को बर्दाश्त करते चले जाओ, धार्मिक उन्माद को बर्दाश्त कर ले जाओ, क्योंकि तुम हिंदू हो। अरे यहाँ देश में हिंदू मुसलमान एक रहते आए हैं। आज़ादी की लड़ाई में हिंदू मुसलमान दोनों ने लड़ी है। मैंने हमेशा फिरका परस्त ताकतों का विरोध किया है, चाहे धार्मिक उन्माद फैलाने वाला, ठीक है सर, आगे सुनिए, हिंदू हो चाहे धार्मिक उन्माद फैलाने वाला मुसलमान हो, दोनों ने मेरे खिलाफ मानहानि के दावे किए हुए हैं। एक तरफ आरएसएस मेरे मानहानि का दावा करता है, और एक तरफ ओवैसी जी मेरे खिलाफ मानहानि का दावा करते हैं, क्योंकि मैं सच्चा राष्ट्रीय देशभक्त होने के साथ साथ सनातन धर्म का पालन करने वाला हूं। जो किसी भी धर्म का अवमानना करेगा, मैं उसका विरोधी हूं। किसी भी धर्म की अवमानना करने वाले का मैं विरोधी हूं। सर, मैं एक बात लेकिन आपसे पूछते हुए, नहीं, कुछ एक बातें सर जिसमें डिमार्केशन लाइन समझ में नहीं आती। I will intervene. I think Can I come to you, डिसाइफर sir? करूं उनका सवाल। क्या मैं इनसे एक बात पूछकर आपके पास आ सकता हूं? हाँ, जरूर। मैं आपके पास भी आऊंगा और आपके पास भी आऊंगा, लेकिन एक बात मैं सर आपसे जानना चाहता हूं कि ये कहना कि उसको लेकर कोई भी बात ऐसी नहीं है जो ये स्थापित करती हो कि वहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, वहां पर इतनी सारी बातें कही गई थी। साथ में आप कहते हैं सेना की निष्ठा पे सवाल नहीं। बिल्कुल। सबूत मांगना और साथ में कहना कि सेना की निष्ठा पर सवाल नहीं है, दोनों बातें अलग कैसे हैं? बिल्कुल अलग नहीं है। बात यह है, राष्ट्रपति हमारे यूएसए के, उन्होंने ओसामा बिन लादेन को वहां पर अटैक किया और उसका पूरा वीडियो निकाला। अगर वहां का वीडियो हो सकता है और वो सबको डिस्प्ले हो सकता है, तो यहां भी हो सकता था। बात यह है कि मेरी उसमें कोई गिनती किसने शुरू की? सुषमा स्वराज जी ने की, अमित शाह जी ने की, फिर आदित्यनाथ जी ने की। दिग्विजय सिंह ने तो नहीं कहा कि इतने लोग मरे, इतने लोग नहीं मरे। मैंने तो नहीं कहा। लेकिन सर, ये तो आपकी बातों पे राहुल जी को कहना पड़ रहा है ना। तो कहना पड़ रहा है तो मैं उसको सम्मान करता हूं। कह रहे हैं कि मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। आदमी जो करे, आर्मी जो भी करे, उसके लिए सबूत देने की कोई आवश्यकता नहीं है।
और उनके जैसे सीनियर लीडर ने बेतुकी बात कही। मैंने आर्मी से जब सवाल ही नहीं किया, मैंने तो जिन लोगों ने ये बयान दिए थे उनसे सवाल किया था। मैंने आर्मी से सवाल कहां किया था? ठीक है, अभी 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 थोड़ा सा मुझको लाइट करने दीजिए माहौल को, उसके बाद फिर से आता हूं मैं इस तरफ। ये कुछ तस्वीरें मैं यहां रखना चाहता हूं और दिग्विजय जी से एक एक लाइन पर उन तस्वीरों पर कुछ कमेंट चाहूंगा मैं। यहां तस्वीर आएगी और दिग्विजय जी की मैं इस पे बड़ी एक्सप्लिसिट सी एक वन लाइनर चाहूंगा और मैं ये भी उम्मीद और वन वर्ड अप टू यू। अगर एक वर्ड से काम चलता है तो वो भी चला सकते हैं। पहली तस्वीर जरा लाइए यहां। यह है राजस्थान का भविष्य कौन। इसमें एक सूरत है अशोक गहलोत की और दूसरी सूरत है सचिन पायलट की। कांग्रेस विधायक दल तय करेगा। चलिए आगे। कांग्रेस विधायक दल तय करेगा, इसमें ऑप्शन नहीं था लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से एक और विकल्प इसमें जोड़ दिया। वस्तुनिष्ठ के हिसाब से सर ऑप्शन यही है। अगले वाले में ऑप्शंस पे रहेंगे या कुछ अलग से आएगा? जो आपको कहना कहिए। चलिए आइए, बेहतर राजनेता कौन है? बेहतर राजनेता कौन है? और ये हैं वो तस्वीरें। कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आजाद, मैं दिग्विजय सिंह जी की राय। इनमें से एक भी नहीं। तो अगर एक नाम लेना है तो वो कौन? एक भी नहीं, जीरो। इसमें से कोई नहीं। अगला सवाल, कांग्रेस का दुश्मन कौन? अब फिर से ये तस्वीरें, दोनों, असदुद्दीन ओवैसी, अरविंद केजरीवाल, इसमें दोनों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कांग्रेस की दोस्त कौन? ममता बनर्जी या मायावती? ये बात, ममता बनर्जी कांग्रेस की ही रही है, मायावती जी कांग्रेस में नहीं रही हैं। दोस्त हैं, दोनों दोस्त हैं। समय अनुसार स्वादानुसार का एक और वर्जन देखिए। समयानुसार, ये कांग्रेस की दोस्त कौन, ये देख लिया आपने। ममता बनर्जी, मायावती, समय के अनुसार। और वो अभी भी मानते हैं कि ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग है भी नहीं। अगला चलिए, बेहतर प्रधानमंत्री कौन? अब जरा इसमें भी राय लेते हैं। राजीव गांधी या मनमोहन सिंह? आपकी निजी राय। देखिए, मेरी निजी राय, दोनों समय के साथ बेहतरीन प्रधानमंत्री रहे, समय के अनुसार। एक 80 के दशक में और एक 90 दशक में। 2000 मतलब 2004 से 2014 का इनका बेहतरीन समय रहा और उनका 80 के दशक में। और अगर आपको दो को अकोमोडेट नहीं करना हो, एक ही नाम लेना हो, तो कौन सा लेंगे? ये तो मेरा अधिकार है ना, मैं किसको करूं? दोनों को अकोमोडेट करेंगे नेचुरली। ये एक की जगह में दो अकोमोडेट हुए हैं यहां। दोनों ही अपने अपने समय के बेहतर प्रधानमंत्री। देश का लोकप्रिय नेता कौन? नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी। लोकप्रियता 55 सीटें, 303 सीटें। लोकप्रियता छोड़ दीजिए उस बात को। राहुल गांधी ईमानदार व्यक्ति है, सच का सच कहता है और पूरे तरीके से अपनी बात पे गरीबों के लिए लड़ाई लड़ता है। ऑडियंस अपनी तालियों से क्या कह रही है उसके पास अच्छा, पहले तालियों से क्या कहा नहीं पूछा आपने? मुझे आपत्ति इस बात, मुझे आपत्ति। पहले तालियों से क्या कहा वो भी समझूंगा और इस बार ताली से क्या कहा वो भी समझूंगा। राजगोपाल हाँ सर, आपने अभी भारत जोड़ो यात्रा हुआ, आपने कहा कि राहुल गांधी बहुत लोकप्रिय नेता हैं, तो क्या राहुल गांधी जो है 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे और उससे विपक्ष की एकता के ऊपर क्या असर पड़ेगा? राशिद जी, फिर आप उसको वहीं पे ले आते हैं। भारत जोड़ो यात्रा हम लोगों के लिए वोट मांगो यात्रा नहीं रही है। 2024 में आपको मैं वापस ले जाना चाहता हूं 2004 में। 2004 में सब लोग कह रहे थे इंडिया शाइनिंग, नो ऑप्शन बट अटल जी। कह रहे थे, नहीं कह रहे थे, पूरा देश कह रहा था। 2004 में क्या हुआ? सरकार बनी, UPA 1 बना, डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम कहीं था क्या? वे प्रधानमंत्री बने और सुन लीजिए, और 10 साल तक सफलता से प्रधानमंत्री पद पे रहे। तो लोकप्रिय नेता क्या प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है, ये आप कह रहे हैं? बात नहीं है लोकप्रियता का। आपका मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 2004 में और 2014 में कितने लोकप्रिय थे 2004 में और कितने लोकप्रिय हो गए 2014 में? कुर्सी जो है वो बहुत सारी चीज सिखा देती है। लोकप्रियता कुर्सी के हिसाब से भी तब्दील होती है। विनोद जी कुछ कहना चाह रहे थे और आपसे वादा किया था आपके पास। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप एक अलग लाइन लेते हैं, ऐसी लाइन लेते हैं जिसमें जो है
सेकुलरिज्म भी है, हिंदू का सनातनी धर्म भी है, और कई बार आपकी जो लाइन होती है, चाहे वो बटलर पैलेस पे हो, चाहे वो ओसामा जी पर हो, या चाहे वो पुलवामा पर हो, इस पर हो, आपकी पार्टी आपसे अलग खड़ी हो जाती है, आपको असहज कर देती है। तो आपको कैसा लगता है? आपको लगता है कि मतलब मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? पहली बात तो ओसामा जी का मैं आपको किस्सा सुना दूं। मैं वाराणसी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने ली और ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। मेरा पहला वाक्य था, मैं अमेरिका की सरकार को बधाई देता हूं, इस घोर आतंकवादियों को उन्होंने मार गिराया। मैंने बधाई दी अमेरिका को। और फिर मेरा एक व्यंग था कि मुझे इस बात से आश्चर्य होता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी एबोटाबाद में के 500 मीटर के अंदर ओसामा जी रह रहे थे। व्यंग था और उनको मालूम नहीं पड़ा पाकिस्तान आर्मी को। यह व्यंग था पाकिस्तान आर्मी पर। और एक बात बता दूं, मैं बता दूं, जब यहां के एक मुस्लिम नेता, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने ओसामा बिन लादेन की तारीफ की थी, मैं अकेला व्यक्ति था जिसने उनका विरोध किया था। मैंने कहा आप एक आतंकवादी का समर्थन क्यों कर रहे हैं? आप भी कांग्रेस पार्टी को कब से जान रहे हैं? सर आप ये एक बात मैं सर इनसे पूछ लूं बस सप्लीमेंट्री, उसके बाद आप ऑल योर्स सर। मैं ये जानना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि तंजन मैंने कहा था ओसामा जी। जी आपने तंजन कहा था, तंज में कहा था, ओसामा जी व्यंग में कहा था। लेकिन आप बड़ा सीधा सीधा ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार कह देते। क्योंकि जो आदमी जिसने सब पार्टी को सब कुछ, जिस पार्टी ने सब कुछ दिया, उसको छोड़ के क्या ईमानदार कहूंगा? लेकिन इस बात से ज्योतिरादित्य सिंधिया कितने आहत हैं वो सुन लीजिए, फिर आपसे जवाब लेता हूं। ठीक है। और अब मैं उनका पोल खोलना नहीं चाहता, क्योंकि उनके स्तर तक मैं जाना नहीं चाहता। जिस स्तर तक वो गए हैं, मैं तो एक ही शब्द कहना चाहता हूँ, जो ओसामा को ओसामा जी कहे, जो ओसामा को ओसामा जी कहे, और जो कहे कि जब सरकार कांग्रेस की आएगी तो 370 हटाएंगे। गद्दार कौन है ये तो आप और जनता ही तय। इसमें वो कह रहे हैं कि मैं उनके स्तर तक जाकर नहीं कह सकता, उनको जो मैं अगर वहां चला जाऊं तो बहुत सारी पोलें हैं जो खोल दूं। खोलिए ना, कौन रोकता है? आपने खुद इनको कहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कि वो आपके द्वारा तराशे गए हीरे हैं। बिल्कुल। आपने एक पहलवान के उस्ताद को इनको अपना पट्टा भी एक समय बताया था। तो ऐसे चेंज कैसे आ गया? आपके पट्टे कहाँ चले गए? ये गुरु को जब इस प्रकार का शिष्य कोई व्यवहार करता है तो उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? उसको हतोत्साह होगा कि नहीं होगा? उसको निराशा होगी कि नहीं होगी? तो ये गुरु की निराशा थी अपने शिष्य की तरफ? नहीं, इन्होंने मुझे गुरु कहा, मैंने नहीं कहा है। नहीं, आपने उसको कहा था कि मैंने उसको अनकट डायमंड था उसको तराशा। विनोद सर प्लीज। सर ये इस पे इतनी कंट्रोवर्सी हो गई और आप नाराज भी हो गए। मैं नाराज नहीं हुआ, लेकिन मैं सिर्फ उसको सिंप्लीफाई कर देता हूं कि आपका जो पॉलिटिकल स्टाइल है वो आज की पोस्ट ट्रूथ एज में आउट ऑफ फैशन है। पोस्ट ट्रूथ एज क्या है कि हर सच को झुठला दो और उसमें मीडिया भी बड़ा रोल अदा करता है, शायद अभी भी रोल कुछ अदा हो रहा है। लेकिन इस पोस्ट ट्रूथ एज में आप अपना व्यक्तिगत सच, हर आदमी का व्यक्तिगत सच होता है, वो बार बार बोलने पे इतना इंसिस्ट क्यों करते हैं, बावजूद इसके कि आपकी पार्टी को उससे नुकसान हो सकता है? देखिए एक बात सुन लीजिए, मेरी पार्टी को अगर मध्य प्रदेश में नुकसान नहीं होता है तो दिल्ली में कैसे हो जाता है? मैं जहां जिस क्षेत्र से चुन के आता रहा हूं, जब से मैं कांग्रेस में आया हूं तब से हमेशा कांग्रेस जीतती है, वहां तो नुकसान होता नहीं है। जिन जिन राज्यों में मैं इंचार्ज रहा जनरल सेक्रेटरी का, वहां तो कभी नुकसान हुआ नहीं। जहां जहां मैं गया, जनरल सेक्रेटरी बन के गया, जहां जहां जिम्मेदारी सौंपी गई, हर बार वहां का कांग्रेस का वोट का प्रतिशत बढ़ा है। तो इसको 2009 में सुन लीजिए, 2009 में क्या जनरल सेक्रेटरी में उत्तर प्रदेश का था, मेरा उसमें सभी का सहयोग रहा, मेरा अकेले का नहीं रहा। क्या कांग्रेस को 22 सीटें नहीं मिली लोकसभा में? उससे कोई नुकसान हुआ क्या? ये उपलब्धियां हैं सर जी, ये बड़ी उपलब्धियां हैं जो गिनाने के लिए। नहीं, मैं तो एक बात कह रहा हूं कि कांग्रेस को नुकसान की बात कही है,
उसका मैं उत्तर दे रहा तो हूं। क्या इसको दूसरे तरीके से देखा जा सकता है कि पैन इंडिया सेंटीमेंट के हिसाब से आपकी बात नहीं होती, इसीलिए उस जगह पर नुकसान नहीं होता जहां की आप बात कर रहे हैं? अब मैं आंध्र प्रदेश का भी इंचार्ज रहा, कर्नाटका का भी रहा, और सुन लीजिए असम के 2 इलेक्शन के समय में इंचार्ज रहा, हर बार सरकार बना के लाया। आपने बोला था ठीक है, आपने उत्तर प्रदेश में 22 सीट लेके आया। प्रियंका गांधी ने जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थी, 390 सीट पर क्यों डिपॉजिट हार गया? देखिए बात यह है कि उत्तर प्रदेश में आप कितने जिलों में गए हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, प्रियंका गांधी कितना गए? सुन लीजिए ना, मैं उत्तर दे रहा हूं आपको। 8 जिले गए हैं सर जी, 8 जिले गए हैं। आप 8 जिलों में गए हैं, और कितने जिले हैं? 80 जिले हैं। 80 जिले नहीं, 80 पार्लियामेंट सीट है, 80 पार्लियामेंट जिले दूसरे हैं। बात यह है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश एक मिनी इंडिया। आपने 22 सीट जी सकते हैं, प्रियंका गांधी क्यों 390 सीट डिपॉजिट हारती है? वो कह रहे हैं उनकी बात पूरी तो होने दीजिए। नहीं, वो बोलने दो ना। आप मुसीबत यह है, आप इतने ज्ञानी हैं कि ज्ञान की गंगा बहती रहती है, तो मुझे भी इस अज्ञानी को कुछ कहने का मौका दे दीजिए। बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ अवध का कैरेक्टर अलग है, अवध क्षेत्र का, पूर्वांचल का अलग है, बुंदेलखंड का अलग है, वेस्टर्न यूपी का अलग है, हर क्षेत्र का अलग अलग है। हम स्वीकार करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर है। सबसे बड़ी भूल हमारी 90s में हुई, जब हमने हमारे जो सीटें थी वो भी हमने, एक नाम दल नहीं लूंगा, आपको मालूम है, उनको हमने सौंप दी। हमेशा कोalition पॉलिटिक्स में कांग्रेस का नुकसान हुआ है, और भाजपा को जनसंघ के जमाने से मैं देख रहा हूं, वो दूसरी पार्टियों की पीठ पे चढ़कर बड़ा अच्छा काम करते हैं। अमर बेल है, पेड़ सूख जाता है, वो पनप जाते हैं। देखिए, विक्रम और बेताल वाली कथा हम सबने पढ़ी है, वन से क्या, और बीजेपी बेताल बन के विक्रम ढूंढती है। कांग्रेस में वो कला क्यों नहीं है? सवाल नंबर 1। और नंबर 2, आपने कहा कि आपके गुरु रहे अर्जुन सिंह जी। ही वॉज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। यस, बहुत कम बोलते थे। डोंट माइंड माई एक्सप्रेशन, यू आर वर्चुअली ए चैटर बॉक्स। इतना बोलने से नुकसान नहीं होता राजनीति में। ऐसा है, कुछ इश्यूज पे हैं जिस पे मैं बोलता हूं, विशेषकर जहां मैं देखता हूं कि धार्मिक उन्माद फैला के लोग बाग नफरत फैला रहे हैं, वहां तो मैं बोलूंगा, 10 बार बोलूंगा। एक दूसरा, आपने जो शुरुआत की थी उसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि हर आदमी का अपना काम करने का तरीका है। विनोद शर्मा, कैन देयर बी टू विनोद शर्मास? देयर इज ओनली वन विनोद शर्मा, सो देयर इज ओनली वन दिग्विजय सिंह। भारत जोड़ो यात्रा जो हुई सर, उसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आप भी उसके जामीन रहे। कन्याकुमारी से कश्मीर, हाँ, कन्याकुमारी से कश्मीर। इसमें आपने किसको फायदा होता हुआ देखा? कांग्रेस को, राहुल गांधी को? देखिए, फायदा नुकसान की बात हम लोग कोई बैलेंस शीट नहीं बनाते, ये कोई मीडिया हाउस नहीं है, ना ये कोई ये कॉरपोरेट सेक्टर है। ये देश की आवश्यकताओं के अनुसार पॉलिटिकल स्टेप लेने पड़ते हैं। जब हम देख रहे हैं कि लोगों में डर है, भय है, कुछ कह देंगे तो पकड़े जाएंगे, ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, आईटी आ जाएगी, उस भय और आतंक को समाप्त करने के लिए भी तो किसी को प्रयास करना चाहिए। और इसीलिए हमने महंगाई की बात क्यों ना करें हम लोग, बेरोजगारी की बात क्यों ना करें हम लोग, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोगों के खिलाफ हम क्यों ना खड़े हों, चाहे ओवैसी हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे और कोई हो, चाहे दूसरी बात हो। लेकिन निर्दोष लोगों को जेल में बंद कर देना, इसके खिलाफ हम बोलेंगे नहीं क्या? नहीं, आप बिल्कुल, आपको, लेकिन तो इसलिए साथ में, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को आप वोटों की तराजू मत तोलिए। सर मैं तो सुन लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा एक देश में जो लोगों में भय और आतंक का माहौल था उसको दूर करने के लिए, इसलिए राहुल जी कहते हैं डरो मत, डरो मत। इसलिए
हम लोगों ने लोगों में भावना, एक हिम्मत पैदा करने के लिए प्रयास किया। तो सर आप तो और उसका असर ये हुआ, आप तो उसका असर ये हुआ अनंतनाग में, जहां की हम लोग प्रवेश किए वैली, जहां कश्मीर पुलिस को, उनकी इंटेलिजेंस को अंदाजा था कि 2-3 हजार लोग आएंगे, वहां 25,000 से ज्यादा लोग आए। ये लोगों में डर जो था उसको दूर हुआ है। ये भारत जोड़ो की यात्रा की कामयाबी रही है। सर तो ये जो बातें आप कह रहे हैं ना दिग्विजय सर, हर कोई भय मुक्त होना चाहता है, हर कोई चाहता है सर। मैं भी चाहता हूं कि मैं किसी भी तरह के भय से मुक्त हूं। मैं भी चाहता हूं कि इस महंगाई से छुटकारा मिलना चाहिए। मैं भी चाहता हूं कि आप जो मुद्दे कह रहे हैं ना सर, वो तो कॉमन लोगों को टच करने वाले मुद्दे हैं, ऐसा आपका कहना है। आपका नहीं ये क्यों कहते हैं? आपका नहीं है, मेरा भी है। बस फिर नहीं, आप ये बताइए कि आप जो ये कहते हैं, ये अगर तमाम लोगों को छूने वाले मुद्दे हैं, तो फिर आप ये क्यों कहते हैं जो हम यहां सुनते हैं? जरा देखिए, आपने कॉमन लोगों को कहने वाली बातें, अब ये जरा देखिए क्या है। जिसको टिकट मिले चाहे दुश्मन को मिले, जिताओ। और मेरा काम केवल एक, कोई प्रचार नहीं, कोई भाषण नहीं। मेरे भाषण देने से तो कांग्रेस की वोट कटते, इसलिए जाता नहीं। अच्छा ये आप खुद भी हंस रहे हैं सर। तो मेरे भाषण देने से तो कांग्रेस के कितने वोट काट दिए आपने कन्याकुमारी से कश्मीर तक? इतने वोट कटे कि सरकार हमारी बन गई। सरकार हमारी बन गई। देखिए बात यह है, मेरे खिलाफ माहौल चलता है, मीडिया चलाती है, भाजपा चलाती है, और कांग्रेस के कुछ मेरे मित्र चलाते हैं कि दिग्विजय सिंह को मत भेजिए, इनसे वोट कट जाएंगे। मैंने दौरा किया, मैंने प्रचार किया, और सरकार कांग्रेस की बन गई। अब आप बताइए कि वोट कटे के जुड़े? आप तो सिर्फ ये बताइए सर कि ये जो आपको कहना पड़ता है कि वोट कट जाते हैं, ऐसा है, सुनिए, ये भी व्यंग है क्या? टोटल व्यंग है। और उस बच्चों के सामने था, उन बच्चों के सामने था जो बच्चे इससे प्रभावित हो जाते थे। तो ओसामा जी व्यंग में कहा गया था, और कांग्रेस के वोट मैं जहां जाता हूं कट जाते हैं, ये बात व्यंग में कही गई थी। पंकज झा यहां मौजूद हैं, ये आपसे एक सवाल ले लें, फिर उसके बाद मेरी जिज्ञासा। सर सवाल अभी आप कह रहे थे ना कि गठबंधन करने से कांग्रेस को नुकसान होता है और बीजेपी को फायदा हो जाता है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को गठबंधन से परहेज करना चाहिए क्या? आप 2024 की बात कर रहे हैं? जी जी जी। देखिए, पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ द पॉसिबल। संभावनाओं के बीच में राजनीति होती है। ये उस समय हर प्रांत की अपनी अपनी अलग उसका एक कैरेक्टर है, एक उसका स्वरूप है, और उनके साथ बैठकर चर्चा हो जाने के बाद ही कुछ तय किया जाएगा। और मैं दिग्विजय सिंह तय नहीं करेगा, ये पार्टी तय करेगी। दिग्विजय जी, मेरा एक सवाल है। मैं पूछना तो पहले चाह रहा था आपसे सवाल। आपने कहा आप घोर सनातनी हैं, भारत जोड़ो पे मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले देश में एक बड़ा विवाद इस समय छिड़ा हुआ है रामचरितमानस को लेकर के। उसे नफरती ग्रंथ बताया जा रहा है। आपकी पार्टी के कुछ नेता भी उसका समर्थन कर रहे हैं, आपका क्या टेक है उसमें? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, धर्म आस्था का प्रश्न है, और जिसमें आस्था है उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर मैं और मैं तो मानता हूं रामचरितमानस को, आचार्य तुलसी को हम मानते हैं, जिसने यहां तक कह दिया था कि कहीं पर बैठना, कहीं पे सोना और मस्जिद में जाके सोना, ये रामचरितमानस का अंश है। ये वो कैरेक्टर है हमारे सनातन धर्म का। आप इस बात को समझ लीजिए कि मैं हमेशा से एक बात जानता हूं, इस देश में विविधता है, डाइवर्सिटी है, एथनिक डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, कास्ट डाइवर्सिटी है। यहां पर एक ऊपर से किसी बात को नहीं थोपा जाना चाहिए। तुम यही खाओगे, तुम यही पहनोगे, तुम स्कर्ट नहीं पहनोगे, तुम पैंट नहीं पहनोगे, तुम ये नहीं पहनोगे, तुम यही खाओगे, ये नहीं खाओगे, ये नहीं है। तुम इसको पूजो, उसको मत पूजो। सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैं यही जानना चाह रहा हूं, आप रामचरितमानस के पक्ष में हैं? मैंने कह तो दिया, आप दोहराना चाहते हैं? मैं हाँ था, हूं और रहूंगा, मेरी आस्था का प्रश्न है। वो ये कह रहे हैं कि फिर उसको पूरे उसमें देखिए आप, मांग के खइबो, मजीद में सुतबो, लेबो को एक न देबो को दो, तो इसको भी देखिए आप। वो ये कह रहे हैं कि इसको भी तुलसीदास जी की लिखी हुई लाइनों के रूप में स्वीकार कीजिए। लेकिन मैं दिग्विजय जी दूसरी बात कह रहा हूं, ये एक सेकंड सर, एक सेकंड, आपने एक बहुत बड़ी बाइट दे दी है सर। बहुत बड़ी बात कही है कि कांग्रेस में ही लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं। कुछ मेरे मित्र हैं जो कांग्रेस में जो कहते हैं कि वो कौन से मित्र हैं सर, आपके खिलाफ माहौल बनाने वाले कौन से मित्र? आप जानते तो हैं उनको, आप खुद ही कह रहे हैं। आप बता रहे हैं सर, मैं कहाँ जानता हूँ? अरे आपने कहा ना मैं जानता हूँ। नहीं, आपने कहा
कि कुछ लोग हैं कांग्रेस में जो मेरे खिलाफ माहौल बना। कौन है वो लोग? ये आपने कहा ना कि मैं कुछ लोगों को जानता हूं। नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। क्या वजह है कि इतने आप 50 साल से कांग्रेस में हैं, लेकिन कांग्रेस में एक तरह की वर्ड प्रणाली चल रही है, जो लोग जो मतलब गणेश परिक्रमा करके आगे आते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं और आप जैसे लोग पीछे रह जाते हैं। इसका क्या कारण है? राशिद भाई, आपने तो कांग्रेस पे कई किताबें लिखी हैं। बात वही है कि कांग्रेस एक मूवमेंट की पार्टी है, कोई कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है। आज़ादी की लड़ाई भी हमने मूवमेंट में लड़ी थी, और वो मूवमेंट जब तक नहीं होता है तब तक कांग्रेस पार्टी आगे नहीं बढ़ती। तो भारत जोड़ो यात्रा भी एक मूवमेंट का एक अंश है। नहीं, लेकिन अगर आपने किताबें, लेकिन सर ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? और वो आप गणेश परिक्रमा जो कह रहे हैं, वो कौन से लोग, अगर वो नाम ले लेंगे आप तो वो समझ में आ जाएगा कौन से लोग हैं जो खिलाफ माहौल बनाते हैं। कांग्रेस में आपने ठीक प्रश्न किया इनसे, कारण ये है कि उन्होंने काफी रिसर्च किया हुआ उसके अंदर। वो चाहते हैं कि उनके वाले नाम आप लें, तो ले लीजिए नाम आप ही बताइए कि क्या वजह है कि एक व्यक्ति एक पद का फार्मूला जो है वो अध्यक्ष के ऊपर, खड़गे जी के ऊपर नहीं अप्लाई हो रहा है, जयराम रमेश पे अप्लाई नहीं हो रहा है, और अधीर रंजन चौधरी पे अप्लाई नहीं हो रहा है। दोनों दो पद लिए हुए हैं। उदयपुर की समिति हुई थी, वहां पर ये निर्णय हुआ था। क्यों वर्किंग कमेटी के चुनाव की बात नहीं हो रही है? तो चिराग तले अंधेरा, जहां राजस्थान में लीडरशिप पे फैसला नहीं हो रहा, महाराष्ट्र में कांग्रेस में फिर पटोबल मची हुई है, तो इसमें भारत जोड़ो का क्या फायदा होगा जब खुद ही घर में इतना झगड़ा है? बात यह है, आप फिर से भारत जोड़ो को आप जोड़ रहे हैं वोट की राजनीति से। मेरा कहना यह है, कांग्रेस पार्टी एक मूवमेंट की पार्टी है, संगठन हम लोगों कमजोर है, मैं स्वीकार करता हूं इस बात को। उसको कैसे ठीक किया जाए ये हमारी एक चुनौती है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष एक ही व्यक्ति है, उसके बारे में आप कुछ नहीं कह रहे? हमेशा से रहा है, पहले भी रहा है। आप यूजफुल नहीं है, पर आप यू शुड हैव बीन देयर, यू नो, एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। क्या बोल रहे थे फिर? मध्य प्रदेश से सीडब्ल्यूसी में कौन होंगे, आप या कमलनाथ जी? जी, मध्य प्रदेश से सीडब्ल्यूसी में कौन होंगे, आप या कमलनाथ जी? देखिए, हर व्यक्ति को लड़ने का अधिकार है। कोई एक स्टेट से कोई एक आदमी थोड़ी जाता है, दो तीन लोग भी रहे। सर, लेकिन एक बात जो आपने अभी कही और इधर भी बातों से परिलक्षित हुआ, क्या कांग्रेस में घोर अंदर गुटबाजी है, और क्या वो गुटबाजी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती? आप इतना बताइए, क्या भाजपा में नहीं है? अकेले पूछा सर, एक बात बताइए, लेकिन अगर सिम्टम्स हैं मुझे, लेकिन मैं बीमार होकर खाट नहीं पकड़ रहा हूं तो सिम्टम्स है, लेकिन अगर सिम्टम्स होने के साथ खाट पकड़ ले रहा है कोई, तो उसके सिम्टम्स गंभीर हो गए ना। यहां गुटबाजी की वजह से एक पार्टी की स्थिति भी तो देख रहे हैं। देखिए, ऐसा है, क्या 1984 में भाजपा ने तब खाट नहीं पकड़ ली थी, लेकिन इमर्ज वापस हुई। हमने हमारे आप समय 90s के अंदर 2 स्टेट्स में कांग्रेस थी, केरला और मध्य प्रदेश में। उसके बाद हम लोग लगभग 10 से 12 स्टेट्स में सरकार आई। ये तो उतार चढ़ाव आता रहता है। भारत जोड़ने वाला कांग्रेस को क्यों नहीं जोड़ पा रहा? भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस जोड़ो यात्रा नहीं थी। भारत जोड़ो यात्रा लोगों के मन से भय और आतंक की बात निकालने की यात्रा थी। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, ये हमारा वो था। बेरोजगारी मिटाओ, महंगाई मिटाओ, धार्मिक उन्माद के खिलाफ लड़ाई थी, ये उसका उद्देश्य था। तो सर ये बताइए कि ये G23 जो है, क्या हाल है इसके? कहाँ था पहले भी, कहाँ तो और अब कहाँ है? पहले भी नहीं था, आप ही लोगों ने G23 बना के रखा। अच्छा, गुलाम नबी आजाद भारत जोड़ो में शामिल होना चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि राहुल या प्रियंका इसके लिए कहें तो वो शामिल हो। आपको कहा था क्या उन्होंने? ये बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है सर। नहीं, आपको कहा था क्या? मुझे तो नहीं चर्चा आई थी। ये है कि नहीं है सर? आप इसको खारिज करते हैं? बात ये किससे बात हुई, उनके नाम तो बता दो एक आध का। मतलब गुलाम नबी आजाद के कभी शामिल होने के बारे में कोई चर्चा ही नहीं? नहीं भाई, मुझे जानकारी आपको हो तो बता दीजिए। तो सर आप एक बात बताइए, आपने कहा कि ये भारत जोड़ने के लिए यात्रा थी, कांग्रेस जोड़ने के लिए नहीं। तो मुद्दों को, चीजों को लेकर अगर एकजुट पार्टी नहीं हो पा रही है, तो फिर देश को एकजुट करना, देश का फिर भरोसा और जनमत लेना, और उसके बाद सरकार बनाकर कुछ फाइनली कर पाना, क्या ये हो पाएगा? मुद्दों में एकरूपता थी, है और रहेगी, और मुद्दों के ऊपर ही हमारी हमेशा राजनीति हुई है। और आप देख रहे हैं AICC का हमारा प्लेनरी सेशन रायपुर में है, वहां पे हमारे जो रेजोल्यूशन आएंगे वो मुद्दों के आधार पर ही आएंगे। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि मुद्दों को लेकर, मुद्दे ऐसे हैं जो कांग्रेस को जोड़कर रख रहे हैं, तो फिर क्या कोई व्यक्ति है जो कांग्रेस को बिखेर रहा है? राजगोपाल दिग्विजय सिंह साहब का स्टैंड बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन हाईकमांड इलेक्शन नहीं चाहते, वो नॉमिनेशन चाहते हैं ना। वो आप क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, हाईकमांड नहीं है, इट इज दी कमिटी। हमारी अभी जो वर्किंग कमेटी है। फिर आपने इलेक्शन नहीं लड़ा AICC का जी? कटघरे साहब का क्यों आए थे? चुनाव हुआ ना? नहीं, चुनाव हुआ शशि थरूर साहब का हुआ that, no? जी।
आपको लड़ना चाहिए था ना, आपको नॉर्थ इंडिया का ये भाई लड़ना नहीं लड़ना तो मुझ पर निर्भर करता पूछा है। था आपसे, 2 आदमी एक पद का कैसे हो सकता है? देखिए, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये मेरा विवेक है कि आपका विवेक है? नहीं, आपका विवेक, आपका। चुनाव लड़ना अगर इनका विवेक है तो प्रश्न पूछना इनका विवेक है, और बहुत देर से इशारा मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी मैं इनके पास नहीं आता तो विक्रांत मेरे पास चले आते। कहिए। आपके ऊपर एक वीडियो जारी हुआ था मध्य प्रदेश से, जिसमें आप कहते हैं कि गाय तो अपने मल में लौटती है, और सावरकर पर आप तमाम बातें कहते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो एडिटेड क्लिप था। मैंने सावरकर जी ने जो गाय के बारे में बयान दिया था, अपनी किताब में लिखा था, उसको मैंने बताया था, जिस पर कि भाजपा ने एडिट करके चलाया, उनके ऊपर केस रजिस्टर हुए। पंजाब केसरी ने माफी मांगी, जिसने चलाया था उसको नौकरी से निकाला। मैं गौ सेवक था, गौ सेवक हूं और रहूंगा, क्योंकि आस्था का प्रश्न है। सुन आस्था का प्रश्न है। और मैं जब मुख्यमंत्री था तो मैं गौ सेवा आयोग का मैंने गठन किया था, और हमारी सरकार जब 15 महीने की बनी तो कमलनाथ जी ने 1000 गौशालाओं को वहां पर निर्माण करवाने का योजना बनाई, बनी भी। भाजपा जो अपने आप के गौ माता के नाम से गौ हक की बात कर रही है, उनके राज में जितनी गौ भूख से मरी हैं, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। सैकड़ों गायें तड़प तड़प के मरी हैं, और भाजपा के लोगों के द्वारा चलाई गई मरी हैं, और उन पर भाजपा ने कोई कार्रवाई नहीं की। जी ठीक। सावरकर जी ने तो स्वयं कहा था कि मैं गौ को अपनी माता नहीं मान सकता, क्योंकि वो अपने मलमूत्र में लौटती है, और गौ मांस खाने वालों से भी उनको कोई एतराज नहीं है। सावरकर जी ने कहा था, मैंने नहीं कहा था। ठीक जी। दिग्विजय सिंह जी, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राहुल गांधी के बहुत करीब हैं, सोनिया जी का विश्वास भी आपको हासिल है। कांग्रेस नेतृत्व के अंदर जो जड़ता की स्थिति रहती है, फैसले नहीं होते, चुनाव होता है, पार्टी हार जाती है, उसके बाद फाइल बंद हो जाती है, फिर चुनाव से 6 महीने पहले फाइल खुलती है। अब उत्तर प्रदेश की फाइल बंद है, गुजरात की बंद है। तो ये इस जो स्थिति है, जैसे अभी रशीद भाई ने भी कहा, बहुत सारे फैसले अटके पड़े हुए हैं, राजस्थान का ये, और मध्य प्रदेश का हाल आपसे बेहतर कौन जानता है। तो आखिर ये जड़ता दूर होगी कि नहीं होगी, ऐसे ही चलता रहेगा? और मुकाबला आप बीजेपी से कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के बीजेपी से, जो 24/7 पॉलिटिशियन है। हर पॉलिटिशियन अपना 24/7 रहता है। अब हर पार्टी का काम करने का तरीका अलग होता है। रीजनल पार्टीज का एजेंडा अलग होता है। रीजनल पार्टीज के लीडरशिप का इशू होता नहीं है। भाजपा में, कांग्रेस में अपना काम करने का तरीका अलग होता है। हाँ, मैं खुद स्वीकार कर चुका हूं कि हमारा संगठन कमजोर है। कई राज्यों में हमारा संगठन बेहद कमजोर है, वहां काम करने की आवश्यकता है। मैं खुद कह चुका हूं इस बात को। अच्छा, ये बात मान ली जाए अब कि कांग्रेस में, कांग्रेस का पब्लिक फेस और एडमिनिस्ट्रेटिव फेस अब आगे से अलग होगा। जैसे खारगे जी हैं, देखिए ये वेस्ट की प्रथा है, किसी को पता नहीं होगा यहाँ पर कि रिपब्लिकन पार्टी का अध्यक्ष कौन है या डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष कौन है। रिपब्लिकन पार्टी मीन्स डोनाल्ड ट्रंप एज ऑफ टुडे, एंड डेमोक्रेटिक पार्टी मीन्स जो बाइडन। उसी तरह से कंजर्वेटिव पार्टी का नाम अब पता चला जब जो उसने बोरिस जॉनसन ने रिजाइन किया। तो क्या आपके यहाँ ये प्रथा अब चलती रहेगी? कांग्रेस सीरियस सवाल है सर, इसको आप टालिएगा नहीं। मैं सीरियसली आपको जवाब दूंगा। हम लोग जब आपस में बैठते हैं तो फिर नॉन सीरियस बातें होती है। अब सबके सामने बात हो रही तो सीरियस ही बात होगी। बात यह है विनोद जी कि कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी रहती है, क्या चर्चाएं होती नहीं होती वह आप जानते हैं। कांग्रेस पार्टी में पूरे तरीके से कौन फेस होगा कौन फेस नहीं होगा, दैट इज नॉट एन इशू। द सुप्रीम अथॉरिटी इज द वर्किंग कमेटी। वर्किंग कमेटी के आधार पर निर्णय होते हैं और उस पर फैसले होते हैं। सर, आप बड़ी दो टूक बातों के लिए जाने जाते हैं जी। अब वो दो टूक बातों की तरफ आपको ले चलता हूं, जहां आपको या तो यस पे अपनी मर्जी जाहिर करनी है या नो बोलना है। आप जरा रैपिड फायर के इस राउंड की तरफ आते हैं। दिग्विजय सिंह जी का सीधा सीधा इसमें सवाल का जवाब क्या होता है, जरा वो देखते हैं। पहला सवाल यह रहा कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक सच्ची थी, यस और नो? सर्जिकल स्ट्राइक सच्ची थी, यस या नो? उन्होंने कहा पास। नेक्स्ट, चुनाव में ईवीएम से हेरा फेरी होती है, यस और नो? चुनाव में ईवीएम से हेरा फेरी होती है, वो कह रहे हैं यस।
कांग्रेस सत्ता में आई तो धारा 370 वापस होगी, यस और नो? धारा 370 इशू ही नहीं है। धारा 370 इज नॉन इशू कह रहे हैं दिग्विजय सिंह। अगला सवाल, बाटला हाउस एनकाउंटर फर्जी था, यस या नो? मैंने जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की थी जो नहीं हुई। यस या नो में आपको जवाब देना है। मैंने आपसे कहा ना, जुडिशियल इंक्वायरी के बाद ही तो पता लगता। तो मतलब क्या इसमें छिपा हुआ यह मान लिया जाए कि आपको शक था, नहीं, आपको संदेह था, इसीलिए आपने जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की थी? प्रभावित लोगों, ठीक है, इस पे बहस पर नहीं जाना है क्योंकि उनको यस और नो में जवाब देना था। उन्होंने कहा था मैंने जुडिशियल इंक्वायरी की बात की थी। अब जरा देखिए, बाटला हाउस एनकाउंटर के बारे में आपने देख लिया, उन्होंने कहा मैंने जुडिशियल इंक्वायरी की बात की थी। और यूपीए की सरकार में 2 पावर सेंटर्स थे, यस या नो? यूपीए की सरकार में 2 पावर सेंटर्स थे ना? यूपीए की सरकार में 2 पावर सेंटर्स थे। अब जरा अगला सवाल, हिंदू आतंकवाद की थ्योरी झूठी है, यस और नो? नो, क्योंकि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। सुनिए, हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। आतंकवादी ना तो हिंदू हो सकता, ना मुसलमान हो सकता, ना सिख हो सकता, ना ईसाई हो सकता। केवल व्यक्ति होता है, कोई धर्म आतंकवाद को शरण नहीं देता है। 2024 में महागठबंधन बना तो अरविंद केजरीवाल और ओवैसी का भी स्वागत है। ये निर्णय पार्टी करती है, मैं नहीं करता। ये फैसले पार्टी के होते हैं, वो नहीं करते। राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए, यस और नो? हर क्षेत्र में परिवारवाद है। राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए, यस और नो? बिजनेस में है, कॉर्पोरेट में है, मीडिया में है, सब जगह है। राजनीति में परिवारवाद होना चाहिए के जवाब में उन्होंने कहा कि परिवारवाद हर जगह है। अगला सवाल, 2024 में राहुल गांधी को अमेठी से दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए? यह निर्णय उनका है। यह निर्णय राहुल गांधी का है। ये बहुत एक्सप्लिसिट तरीके से जहां यस या नो वो कह सकते थे, यस या नो किया। जहां उनको साथ में कोई लाइन जोड़नी थी वो भी जोड़ी, और जहां ये कहना था कि इसको सिर्फ पास करता हूं वो भी कर दिया। एक सवाल और रहता है, उसको जरा मैं पूछ लूं कि क्या वरुण गांधी का कांग्रेस में स्वागत होना चाहिए, यस और नो? ये मैंने कहा ना, आस्था का प्रश्न है। अगर उनकी आस्था कांग्रेस में है तो आवेदन दें। तो बहुत सारे मसलों पर पार्टी को फैसले लेना है, बहुत सारे मसलों पर उस व्यक्तिगत नेता को फैसला लेना है। एक और सवाल पूछता हूं जरा कि रामचरितमानस से क्या समाज में भेदभाव होता है? मैंने आपसे कहा ना, हर व्यक्ति आस्था के ऊपर अपना जीवन पालन करता है। मैं दूसरों के ऊपर अपनी बात क्यों थोपूं? जिसकी जैसी आस्था है वो अपना पालन करे। अब जिसकी बात कर रहे थे राहुल जी, फ्यूचरिस्टिक, 2024 में कांग्रेस को आप कहां देख रहे हैं? इतना मैं जानता हूं कि आप लोगों को चौंकाने वाले नतीजे लाके देंगे। नतीजे चौंकाने वाले होंगे, शौक मिलेगा। वो शौक कैसा मिलेगा वो दिग्विजय जी जानते हैं। 2004 में मिला था। वो कह रहे हैं जैसा 2004 में मिला था वैसे शौक के लिए तैयार रहिए। बहुत धन्यवाद करूंगा आपका, आपने वक्त निकाला। बहुत धन्यवाद करूंगा वरिष्ठ पत्रकारों का कि आपने वक्त निकाला और यहाँ दिग्विजय जी के साथ सवाल जवाब के लिए हाजिर। और बहुत धन्यवाद आप सभी प्यारी ऑडियंस का कि आप यहाँ पहुंचे। और दिग्विजय जी को तो देख के जो मुझे लगता है वो ये लगता है, जब से मैं दिग्विजय जी को देख रहा हूं कि वो यूं ही खड़ा खड़ा मुस्कुराता रहा, जलने वालों को और जलाता रहा। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।